साइकोमेट्रिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, तो क्या फायदा होता है इसका? बहुत सारी एप्लीकेशन आती है। आपने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया तो आपको पता चल जाता है किसका क्या कैलिबर है ना, उसके बेसिस पे फिल्टर आउट कर सकते हो। सेकंड है जो साइकोलॉजिकल, जो पर्सनालिटी टेस्ट है, उससे आपको पता चलता है कि इस जॉब रोल के लिए कौन फिट है, किसका मेंटेलिटी, किसका टेम्परामेंट उस जॉब रोल के साथ फिट होगा। आपने राइट पर्सन फॉर राइट जॉब सेलेक्ट किया, बट जब अगर राइट पर्सन आपकी पोजीशन पे आता है तो उसका रिटेंशन भी होता है जी। वो लॉन्गर पीरियड रहता है, वो खुद मोटिवेटेड रहता है क्योंकि उसके पसंद की जॉब उसको मिलती है। वेलकम सुरेश जी, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम फाइन। आपके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मुझे कहीं ना कहीं आपका, जैसे आप एंटर हुए तो आपके अंदर एक प्रोफेसर की झलक लगी, तो हमने कहा कि चलो आपको हम प्रोफेसर बना ही देते हैं अनऑफिशियली, ठीक है ना। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो काफी सारी कंपनीज, मल्टीनेशनल्स या कॉरपोरेशंस, इवन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में भी ये एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह सब आ गया, साइकोमेट्रिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो क्या फायदा होता है इसका एक्चुअल में? सब फायदा होता है। एक तो मैं कहूंगा कि आप एफर्ट्स बचते हैं काफी, आपको शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है कैंडिडेट्स कि आपको बहुत सारी एप्लीकेशन आती है। आपने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया तो आपको पता चल जाता है किसका क्या कैलिबर है ना, उसके बेसिस पे फिल्टर आउट कर सकते हो। सेकंड है जो साइकोलॉजिकल, जो पर्सनालिटी टेस्ट है, उससे आपको पता चलता है कि इस जॉब रोल के लिए कौन फिट है, किसका मेंटेलिटी, किसका टेम्परामेंट उस जॉब रोल के साथ फिट होगा। तो वो सारी चीजें देखने के बाद ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने राइट पर्सन फॉर राइट जॉब सेलेक्ट किया, बट जब अगर राइट पर्सन आपकी पोजीशन पे आता है तो उसका रिटेंशन भी होता है जी। वो लॉन्गर पीरियड रहता है, वो खुद मोटिवेटेड रहता है क्योंकि उसके पसंद की जॉब उसको मिलती है। ओके। तो इस तरह से ये साइकोमेट्रिक टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प करते हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि एक एम्प्लॉय की लॉन्जेटिविटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि एक इंसान पैसा कमाने के लिए जॉब ले लेता है, लेकिन वो उसकी लाइकिंग की नहीं होती, तो फिर वो बस धक्के खाने शुरू कर जाता है। अब जब वो लाइकिंग की जॉब ढूंढने बैठता है तो उसके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उसको पैसे कमाने ही कमाने हैं। तो फिर वो उसी लाइन में जिसमें वो शुरू हुआ, उसी गलत लाइन में आगे बढ़ता रहता है, यही और फिर परफॉर्मेंस नहीं होता। परफॉर्मेंस नहीं होता तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती तो वो थोड़े समय तक वो सिर्फ जंप ले लेके ग्रो करता है। यही तो आज की तकलीफ है सर। तो वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट कि पहले अपने आप को जानो। आप अगर आपका स्वॉट एनालिसिस करो, स्वॉट एनालिसिस करो, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। ये जब तक आप नहीं कर सकते हो स्वॉट एनालिसिस, आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ पर बेटर परफॉर्म कर पाओगे, कहाँ पर आप ज़्यादा डिलीवर कर पाओगे और मोटिवेटेड रहोगे। तो वो स्वॉट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। जो लक्ष्य हमेशा उसी में बिलीव करता है और लक्ष्य में हम लोगों की वो एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू उनको हम बताते हैं कि आपका बिहेवियर क्या बोल रहा है, आपकी पर्सनालिटी क्या बोल रही है, आपका इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, आपके कैलिबर क्या बोलते हैं, और उसके साथ मैचिंग जो डायरेक्शन के पाथ्स हैं वो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं और उनको बताते हैं कि ये डायरेक्शन में आप जाएंगे तो सक्सेस रहेंगे। और देयर आर मल्टी, आई विल से मैनी पीपल who has got success in this. There are a number of success stories with me who have done well in this because of this. And they were saying that कि एक तो सर मेरे पास आ गए, कहते हैं सर आपको पता कैसे चला कि ये मेरे अंदर चलता है। आप मुझे अंदर का बिहेवियर कैसे आप जान पाए हो? मैंने बोला मैंने तो साइकोमेट्रिक टेस्ट दिए थे, आप ही ने जो आंसर्स दिए हैं उसी को इंटरप्रेट कर रहा हूँ। तो इसके अलावा भी कुछ होते हैं कि ये दो तरह के टेस्ट आप करते हैं, एप्टीट्यूड एंड साइकोमेट्रिक? हाँ, इसके अलावा भी कोई होता है या ये दोनों? इसमें मल्टीपल टेस्ट हैं अंदर। अच्छा। जो एप्टीट्यूड टेस्ट इज नॉट ओनली वन टेस्ट, देयर आर मल्टीपल टेस्ट, देयर आर 8-10 टेस्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट व्हिच वी यूज। दैट इज न्यूमेरिकल टेस्ट एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग टेस्ट होता है, लैंग्वेज टेस्ट होता है,
3 डायमेंशनल स्टडीज होता है। ओके। बहुत सारी टेस्ट होती हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग होता है टेस्ट। हाँ जी। तो पेरेंट्स को, एक लेमैन को या किसी भी को अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट समझाना हो तो क्या आप क्या कहेंगे, क्या होता है वो? मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ उनको कि एक आपको अगर आईना देखना है तो मिरर के सामने खड़े रहते हो तो आपको फिजिक्स दिखता है, अपना जी। फिजिकल दिखता है जी जी। कि क्या है, कैसे दिखते हो उसमें पर आप सुंदर हैं कि नहीं है, वो सारी चीजें आपको आईने के सामने फिजिकल दिख जाती हैं। लेकिन क्या अंदर की चीजें आपको पता चलती हैं कि आपके अंदर जो चलता है, बच्चे के अंदर कुछ चलता है लेकिन वो पेरेंट्स के सामने बोल नहीं सकते हैं। कितने ही बच्चे ऐसे हैं। तो इनर फीलिंग उनकी जो है, उनकी पर्सनालिटी जो है, वो निकल के बाहर आती है पर्सनालिटी, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू। बहुत बच्चे ऐसे आए हैं मेरे पास तो वो बोलते हैं कि मुझे सीए बनना है, और जब मैं उनकी पर्सनालिटी रिपोर्ट देखता हूँ तो दैट पर्सन इज, वो मुझे तो नया नया कुछ करना है, मुझे हमेशा नया चाहिए, मैं तो बिल्कुल मूव करना चाहता हूँ, इधर उधर दौड़ना चाहता हूँ। अभी ऐसा बच्चा जो हमेशा लाइफ में ये चाहता है, एक सीट पे 15 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके करेगा क्या? कैलिबर तो है, मैं मना नहीं करता हूँ, उसके पास कैलिबर है, वो कर लेगा सीए। लेकिन सीए करने के बाद विद इन 6 months or 8 months दैट पर्सन विल स्टार्ट लूजिंग दिस। आजकल आप देख रहे हैं सर कि लोग, आजकल यंग जनरेशन जो है, 6-6 8-8 महीने में जॉब चेंज करते हैं। भाई नहीं नहीं, मुझे दूसरा जाना है। हाँ, रहता है एक लोगों, आजकल के बच्चों को, यूथ को ये रहता है कि मुझे वो 2000 ज्यादा दे रहा है तो मैं वहां चला जाता हूँ तो मैं ज्यादा प्रोग्रेस कर लूंगा। भाई ये समझो कि आप परफॉर्म कहाँ कर पा रहे हो। मैं भी 2-3 साल, 4 साल, 5 साल आप ये पैसे के पीछे भाग के कहीं किसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, लेकिन उसके बाद आपकी स्टेगनेंसी आ जाएगी। उसके बाद आपको कोई लेने वाला नहीं, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। या और इसी वजह से आज का यूथ जो है वो गलत रास्ते की ओर जा रहा है, यू नो। और पेरेंट्स फिर बाद में तकलीफ में आते हैं। बहुत फास्ट कमाने की एक भूख रही है। आई थिंक आप क्या सजेशन देंगे पेरेंट्स को, टीचर्स को, कि कब उनको इसके बारे में बच्चों से बात करनी चाहिए? एक दूसरा हमने ये देखा है कि जो पेरेंट्स जिस प्रोफेशन में है उसी प्रोफेशन में अपने बच्चे को लाना चाहते हैं, उसमें हुनर है नहीं है, या जबरदस्ती उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये दो चीजों को आप कैसे हैंडल? एक तो ये है कि पेरेंट्स नोइंगली और अननोइंगली अपनी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों के सामने रख देते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी मैं मिला हूँ जो बोलते हैं मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला इसको कि आप बनना, उसको जो बनना है बनो। लेकिन आप जब बैठते हो बच्चे के साथ डिस्कशन में, आप अपने ही प्रोफेशन के बारे में बात और उसको बताते हो कि इसमें ऐसा होता है, ये डिफिकल्टी आए तो ऐसे निकल जाओ, ये करो वो करो, क्योंकि वो आपका एक्सपोजर है, वो आपकी एक्सपर्टाइज है, और उसके बेसिस पे आप बच्चे को बताते हो। और दूसरा ये है कि हम नहीं जानते कि अंदर बच्चे के अंदर क्या चलता है। अब उस एज में जब वो 14-15 साल का बच्चा होता है, वो उसकी खुद की समझ होती है, काफी समझ होती है, लेकिन क्या है, वो अपने पेरेंट्स के सामने या टीचर के सामने बोल नहीं पाता। नहीं नहीं, आप नहीं, मुझे तो ये करना है। अगर आपने कुछ और बोल दिया एज ए फादर और मदर, तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, मेरे पापा है तो मेरे लिए अच्छा ही बोलते होंगे। लेकिन अपनी पर्सनालिटी, अपनी जो उसकी हुनर है, उसकी जो पर्सनालिटी बिहेवियर है, वो दबाता है और वो उसी डायरेक्शन में चलने लगता है। जब आगे बढ़ के जैसे करियर में जाता है, उस समय वो अपनी जो इंटरेस्ट है, उसका जो पोटेंशियल है, वो लूज करता जाता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ फिट नहीं। ठीक है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो सुरेश साहब, किस एज में एक्चुअली, टीचर तो शायद पता नहीं बाद में आते हैं या नहीं आते हैं, मुझे आई मे नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन पेरेंट्स को किस एज में बच्चे का एक प्राइमरी टेस्ट सा करवा लेना चाहिए, जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं? प्राइमरी टेस्ट आजकल काफी स्कूल्स करने भी लगे हैं। अच्छा। अभी मैं ये बोलूंगा कि राइट स्टेज इज व्हेन आपका कोई जो चौराहा आता है, या 3 राह आ जाती हैं, जैसे 9th-10th स्टैंडर्ड के बाद आपको बच्चे को सिलेक्शन करना पड़ता है, जहाँ से डायरेक्शन शुरू होता है। एक माइक्रो लेवल पे उनको अपना प्लान बनाना है कैरियर का और ग्रोथ अपनी लाइफ का।
वो राइट एज है जब 14-15 इयर्स का बच्चा होता है, तब उनका एक्चुअली एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट करवा के उसको काउंसलिंग करवा के उनका पाथ क्या है, नॉट ओनली फॉर द 11th स्टैंडर्ड बट 11th 12th करने के बाद उसके बाद फर्दर क्या स्टडीज करनी है वो भी वहां से पता चल जाता है। एंड थर्ड, इट इज नॉट लिमिटिंग टू दैट, दिस पर्सनालिटी ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट कि वो कंप्लीशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी उसका डायरेक्शन क्या है, किस लाइन में वो जाना चाहता है, तो वो लाइन उस समय वो सिलेक्ट कर सकता है। ये तो हो गया ना सुरेश जी पढ़ाई वाली बात। हाँ ठीक है, पर जब क्रिएटिव फील्ड आती है, एक स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, उस तरह की फील्ड में हर बच्चा, एक छोटा बच्चा तो इंटरेस्ट दिखाता ही है, उसके लिए कैसे क्या डिसीजन लिया उसका जाए? भी उसका भी हाँ जी, हाँ किस एज ग्रुप में उनके बारे में पेरेंट्स को आपके पास लेके आना चाहिए, ताकि आप एक अब छोटे बच्चे से एक बच्चा बन के कम्युनिकेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या करता है। नहीं तो उसका वो जो हुनर है, जो इनबॉर्न टैलेंट है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको फिर पढ़ाई की ओर डाल दिया जाता है। बिल्कुल। आई विल से दैट कि इसमें पहले तो उनकी इंटरेस्ट और उनका जो कैलिबर है वो तो बचपन से ही पता चलने लगता है कि वो किस स्पोर्ट्स में वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। अनदर थिंग, मैं अपनी पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड के बारे में बात करूं तो यस, देयर आर पैरामीटर्स फ्रॉम वेयर वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, डांसिंग में अच्छा करेगा, एग्जीबिशंस में अच्छा करेगा। लेकिन उसके लिए तो कोई टेस्ट नहीं होगा, शायद काउंसलिंग होगी। उसके लिए काउंसलिंग होगी, उसके लिए काउंसलिंग होगी क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे हम अलाइन करते हैं। तो आप वो करते हैं? वो भी करते हैं हम। अच्छा अच्छा। तो ये बच्चे जो मैं अभी आपको बताया कि एक बच्ची मेरे पास आई थी जो कोलकाता से, उस बच्ची का यही था कि उसको डांसिंग में इंटरेस्ट था। वो क्लियरली आ गया कि उसका एग्जीबिशन जो है वो हाई है। ओके। और उसका जो अगर मैं बोलूं 3 डायमेंशनल थिंकिंग हाई है, वो पर्सनालिटी परसेप्शन उसका हाई है। तो वो बच्चा ऐसी फील्ड्स में बहुत अच्छा कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। वो इंटरेस्ट एक अलग से टेस्ट होती है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंटरी बोलते हैं उसको, जिसमें से हमें पता चलता है कि वो बच्चा कहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, कर सकता है, वो एप्टीट्यूड से पता चलता है, कर पाएगा वो पर्सनालिटी से पता चलता है, और इंटरेस्ट से पता चलता है वो कहाँ करना चाहता है। अच्छा, चलिए ये तो मैं समझ गया, लेकिन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और बच्चे का हुनर, इसमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है कई बार। काफी होता है। कौन जीतता है? आई विल से दैट के कौन जीतता है से बेटर दैट के मैं ये बोलूंगा कि समझना चाहिए दोनों। बिल्कुल सही है, पेरेंट्स को समझना चाहिए। इसमें जीत और हार का सवाल नहीं, जीत और हार का सवाल नहीं है। यस। ये मेरे पास आए, मुझे काफी बच्चों का पता है। एक पेरेंट तो मेरे पास आया थी, मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं भी 98 99 में मेरे पास एक आए थे। मैंने टेस्ट लिया, उन्होंने ही नाम लिखवाया बच्चों का, टेस्ट लिया मैंने, और टेस्ट का रिजल्ट्स में बताने से काउंसलिंग सेशन से पहले वो आके मुझे पर्सनली मिले, उनके फादर, और बोलते हैं कि सुरेश इनको मुझे मेडिसिन में भेजना है बिकॉज ही इज रियली डूइंग वेल। 95% से कम कभी परसेंटेज ही नहीं आया है इसका। लेकिन मेरा बच्चा है वो जिद करके बैठा है कि मुझे इंजीनियर करना है, इंजीनियरिंग करना है। मेरी फैमिली में सारे इंजीनियर्स हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। मतलब ठीक है, आपने बता दिया, मैं बैक ऑफ माइंड रखूंगा, मैं जब टेस्ट रिजल्ट्स देखूंगा तो मैं आपसे बात करूंगा। एक पैरामीटर मैंने पर्सनालिटी में उस बच्चे का देखा, दो पैरामीटर जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो अलग डायरेक्शंस में चलते हैं, कि मैं बहुत केयरिंग इंसान हूं, और दूसरा है मुझे बुरा भी बहुत लगता है। कोई भी कुछ भी थोड़ा सा भी बोल दे या किसी को दुखी देख के मैं दुखी होता हूं। तो वो जो दोनों पैरामीटर्स हैं उसके दोनों हाई थे। तो अभी मैंने उनको जब उसको ड्रिल डाउन किया ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन, आई केम टू नो दैट कि बच्चा जब किसी का ब्लड भी देखता है तो उसको चक्कर आ जाता है और वो रोने भी लगता है। तो अभी इस बच्चे को मैं मेडिसिन में कैसे सजेस्ट कर सकता? मैंने बोला ही कैन डू वेल मेडिसिन, वो एमबीबीएस कर लेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप ड्रीम देखते हो कि मैं उसको हॉस्पिटल बना के दूंगा, नहीं कर पाओगे। And that has happened, that parents pressurize that, and that happened, he become doctor MBBS
but he is sitting in a one industry as a health care officer. इतना ब्राइट स्टूडेंट जो आईआईटी का चैंपियन हो सकता था, वो यहाँ पर बैठ गया। सो फ्रेंड्स, ये जैसा कि मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि कौन जीतता है, मेरा कहने का मकसद यही है कि एज ए पेरेंट्स ना हम हार ना जीत के बारे में सोचे, सिर्फ यही सोचे कि बेटे और या बिटिया का भविष्य कहाँ पर है, कहाँ पे वो अच्छा करेगा, कहाँ पे वो एंजॉय करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो जो भी प्रोफेशन करे उसको वो एंजॉय करे, और एंजॉय करेगा तो ग्रो हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए डॉक्टर साहब से और आगे बात करते हैं, सॉरी प्रोफेसर साहब से और आगे बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, बच्चों में एक चीज और देखी गई है कि आजकल क्योंकि बिकॉज ऑफ मोबाइल उनका एक्सपोजर नहीं है बाहर की दुनिया से, पीपल एक्सपोजर नहीं है, मशीन एक्सपोजर है, जिसकी वजह से वो जब कहीं भी बाहर जाते हैं तो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। वे जब आदमी को आदमी से बात करनी होती है तब, तो उस सिलसिले में आप कैसे उन बच्चों को हैंडल करते हैं जो अपने आप को किसी भी वजह से अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं? अंडर कॉन्फिडेंट तभी फील करते हैं सर कि वो उनको अपनी चॉइस का काम नहीं मिलता था। मोबाइल्स वगैरह अगर उनके हाथ में हैं और गलत ऑब्जर्वेशन वो काम कर रहे हैं उस पर, और कुछ ऐसे इंटरटेनमेंट के ही काम कर रहे हैं उस पर, और वही सर्चिंग कर रहे हैं, देन दैट पर्सन डजंट नो। क्योंकि ये इम्पैक्ट जो मैंने देखे हैं वो इम्पैक्ट होते हैं अपने घर के एटमॉस्फेयर के पे डिपेंड करते। घर का एटमॉस्फेयर क्या है, अगर वो बच्चा कुछ नहीं चाहता करने के लिए और उसको फोर्स किया जाता है तो वो मोबाइल लेके या कुछ ऐसे गजेट लेके वो उसमें बिजी हो जाता है, अपने आप को बिजी रखता है माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और ये भी दिखाता है कि वो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, वो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। बिल्कुल सही कि वो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ये फील करवाता है, और वो एक्चुअली वो अपना डेवलपमेंट वहीं पर स्टॉप कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और इसीलिए पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि जो बच्चे को अगर इंटरेस्ट है उस लाइन में उसको मोटिवेट किया जाए, वो बेटर है। ठीक है। सुरेश सर, एक और चीज हमने जो नोटिस की है कि आज की तारीख में 90% स्टूडेंट्स जॉब मार्केट में आ जाते हैं, ग्रेजुएशन होके, पोस्ट ग्रेजुएशन होके। मैं एकदम ब्रिलियंट बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो शायद मीडियम या एवरेज हैं, या थोड़े से नीचे हैं उससे, या फिर थोड़े से बेटर भी हैं एवरेज से। वो जॉब मार्केट में आ जाते हैं, राइट, और फिर स्ट्रगल शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? साहब, आजकल पैसा किसको नहीं चाहिए सर, सबको पैसा चाहिए। जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ, चारों तरफ से एक डिमांड हो जाती है, और खुद के भी एक इंट्यूशन रहता है कि मैं जल्द से जल्द कमाना शुरू कर दूं। ओके। और वो अगर उनको कोई गाइडलाइन नहीं मिली है प्रॉपर, और डायरेक्शन उनके पास नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस और ये सारी चीजें अपनी जाननी चाहिए। जो अगर नहीं जाना है तो आपको सिर्फ ये रहता है कि कौन सी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, नाम के पीछे भागते हैं, या पैसे कौन पगार ज्यादा देता है उसके पीछे भागते हैं, और लोग उसी डायरेक्शन में जाते हैं, और थोड़ा टाइम के बाद वो अपना इंटरेस्ट लूज करते हैं और वापस चेंज करने की बातें करते हैं, और अगेन अगेन वो सिलसिला चलता रहता है और साइकिल चालू हो जाती है। तो इसमें आई थिंक पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर भी एक काम कर जाता है कि ये देखो उनका बच्चा तो इतना कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली ये हमेशा एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। देखो वो देख, तुम्हारा भाई था ना, कजन था ना, वो कैसे आगे बढ़ गया, उसने देखो कितना इजीली उसने अचीव कर लिया है टारगेट। ये देखो, वो भी अकाउंट्स में अच्छा था, तुम भी अकाउंट्स में अच्छे हो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी कुछ अलग कहती है। तो उसी को मैच करने के लिए बच्चे फिर ये जंप करना शुरू कर देते हैं जॉब्स। यस, बिल्कुल। तो इसमें रोल तो मुझे लगता है सर उनका जो ग्रेजुएशन के टाइम या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रोफेसर्स वगैरह का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, लेकिन मर्यादित रहता है। मर्यादित रहता है, लेकिन प्रोफेसर्स का, पीयर ग्रुप का बहुत प्रेशर रहता है। ओके। जैसे आपने बोला पहले कि पीयर ग्रुप का काफी प्रेशर रहता है। अरे बॉस, मैं इधर अप्लाई कर रहा हूँ, तुम भी कर दो, मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी चलो, हम दोनों साथ में चलेंगे। ओके। ये सारा चीज कोई सोचना नहीं है कि मेरे लिए वो फिट है कि नहीं है, और वो उसके पीछे चले जाते। दूसरा एक और भी चीज हमने देखी, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में, एमबीए इंस्टीट्यूट्स में ये एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट बच्चों के हो जाते हैं।
पर फिर भी बच्चे कितने सीरियस हैं ये लोग, फिर भी बच्चे उसको नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। क्या रीजन हो सकता है? चाहे कॉलेज वाले उनको समझाते नहीं हैं, या बस यही हो गया हर किसी का कि मैं लेट मी जंप इनटू दैट, उस दौड़ में मैं शुरुआत फास्ट कर दूं। क्या रीजन है आपकी समझ से? सब रीजन ये है कि आजकल हर कोई आता है, ये एजुकेशन भी एक बिजनेस बन चुका है। जी। एप्टीट्यूड टेस्ट लेते तो हैं, जी। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, जो रिजल्ट्स हैं, उसको कैसे भी मोड़ तोड़ के बता देते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, जो आपको करना है वो हम करवा देंगे। लेकिन क्या उसका एप्टीट्यूड, उसका कैलिबर उसके साथ मैच होता है कि नहीं होता है, वो नहीं देखता है। अरे ये पैसा दे रहा है, फीस दे रहा है ना, डाल दो उसको। बहुत सारी हैं इंस्टीट्यूट्स जो कुछ टाइम हाई प्रमोशंस वगैरह करके 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 उन्होंने पैसे तो ले लिए सब पब्लिक से, लेकिन बाद में ड्रॉप आउट्स देखे और उन्होंने अपने लॉसेस किए और मार्केट वैल्यू घुमा दी। अच्छा, एक और चीज जो हमने देखा है कि स्टूडेंट्स में जैसे ही वो एमबीए करके आते हैं, हमने भी अपने प्रैक्टिस में देखा, जब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स एमबीए करके, फ्रेश एमबीए स्टूडेंट्स करके आते हैं, तो इंटरव्यू में एक बहुत कॉमन चीज बोली जाती है, और जिससे उनका फ्रस्ट्रेशन नजर आता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जबकि मैं ये देख रहा हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो ढेरों होती हैं। तो ये क्या मिथ क्या है, मतलब ये क्या चीज है? सब ये जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम वॉक इन इंटरव्यू करते थे जी। तो 1000-2000 कैंडिडेट्स आ जाते थे। हाँ जी। क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है? जॉब अपॉर्चुनिटीज सब जगह है सर, ओके। जॉब अपॉर्चुनिटी, लेकिन मुझे, मेरे लिए सही क्या है वो जानना जरूरी है। मैं हर चीज के पीछे भागूंगा तो मुझे नहीं मिलने वाला है। मेरा जो एप्टीट्यूड है, मेरा जो कैलिबर है, मुझे समझना है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए सही क्या है। वो एनालिसिस जब तक मैं खुद की नहीं करता हूँ, रिट्रोस्पेक्ट नहीं करता हूँ अपना, तब तक मुझे पता नहीं चलता है कि मुझे क्या चाहिए। पहले तो जानो कि आपको खुद को क्या चाहिए और फिर दौड़ना शुरू करो। आप एफर्ट्स डालते हो और बाद में आके बोलते हो कि मुझे कुछ जॉब नहीं मिलती। जैसे एग्जाम्पल है कि आप एडवर्टीजमेंट दो कि मुझे फ्रेशर्स चाहिए, और आपके 15 साल 20 साल वाले एप्लीकेशंस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास आज की तारीख में जॉब नहीं है, या वो अपनी करंट जॉब से ना खुश है, तो वो अप्लाई कर देगा, देखेगा भी नहीं कि वो फ्रेशर्स के लिए। अटेंशन स्पैन भी तो छोटा हो गया इसका मतलब। हाँ, उनका डिटेलिंग में भी नहीं जाते। डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते। तो फिर वो फोकस्ड ही नहीं होंगे। बिल्कुल। तो वो वही चीज होती है, और ऐसे ही लोग बोलते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन क्या मैंने खुद ने जाना है कि मेरे लिए सही क्या है और उसके पीछे भागू ना? मैं नैरो डाउन क्यों नहीं करता हूं अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को? वो पहले करना है हमें। लक्ष्य में हम यही सारी चीजें हमें बच्चों को समझाते हैं, या इवन इंडस्ट्रीज में भी जब हमारे पास आते हैं लोग, हम उनका प्रॉपरली इवेल्यूशन करके राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब सिलेक्शन प्रोसेस में मदद करते हैं थ्रू एप्टीट्यूड एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। अच्छा, तो सर ये कोई कैंपेन आप चलाते हैं? जैसे ये एमबीए स्टूडेंट्स, एमबीए 1, एमबीए 2 फाइनल ईयर के, या फिर ग्रेजुएट होने वाले बच्चों के लिए कुछ आप एडवर्टाइजमेंट करके कुछ कैंपेन्स चलाते हैं, जिसमें आप बुलाते हैं कि अच्छा आप आ सकते हैं, इस सैटरडे को हम 11 से 1 में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, फिर 3 से 4 आपका साइकोमेट्रिक होगा, फिर उसके बाद में आपको कैरियर की काउंसलिंग दी जाएगी, तो मास आपके पास है, ऐसा कुछ आप? ये सब मेरा ऑब्जेक्टिव है। मैं ये बोलूंगा, ये मेरा डायरेक्शन मैंने डिसाइड किया हुआ है। मैं 2 फॉर्म्स के जो फोरम्स हैं, एक BNI फोरम है, USN फोरम है, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, वेयर वी आर इन वर्ज ऑफ डूइंग सच काइंड ऑफ अ थिंग्स, जो ये हम अवेयरनेस लाएंगे। मैंने जो आप बोल रहे हैं कि वो मैं स्कूल्स में जाना शुरू किया है। स्कूल के बच्चों को, 10th 11th 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को, 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को, ये मैं काउंसलिंग के बारे में, ये एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, उनकी जो आई से कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनको समझाने के लिए मैं जाता हूँ। अच्छा। 3-4 स्कूल्स में मैं गया हूँ ऑलरेडी, डिवाइन लाइफ में गया हूँ, डिवाइन गया। तो ऐसे स्कूल्स में जाके मैं, लास्ट टाइम मैं गया था 3 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर करीब करीब 300 बच्चे उसमें वर्कशॉप में 3 सेशंस में मैंने किया है, 3 सेशंस वहां किए हैं।
जो Okay. 300 350 बच्चों के ये मैंने अवेयरनेस दिया है अच्छा। वहाँ पर। तो ऐसे कोर्स, ऐसे प्रोग्राम्स में आगे चल के बहुत फ्रीक्वेंटली करना। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आई थिंक एक पेरेंट को जब वो अपने बच्चे को के हुनर को डेवलप करने के लिए लाखों रुपया एजुकेशन में देता है, फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा ट्यूशन में देता है, सब करता है, तो कुछ एक हर 2-3 साल में एक छोटा छोटा काउंसलिंग करवाए अपने अपने भी और बच्चों की, वो कितना सही रहेगा सर आपके? बहुत सही रहेगा सर। अच्छा। मैं परसों का ही एग्जाम्पल दे, एक फादर अपनी बेटी को लेके मेरे यहाँ आया बड़ौदा से। ही कैम दैट कि मैंने सुना है आप ऐसे इस तरह से काउंसलिंग करते हैं। मैंने बच्ची का काउंसलिंग किया और बहुत सारे पैरामीटर्स पर्सनालिटी को उसको मैंने बताने शुरू किए। व्हेन आई वाज टॉकिंग विद द चाइल्ड ही स्टार्टेड प्रोबिंग इन दैट। ऐसा देखो मैंने बोलता था ना, देखो मैं बोलता था ना, आप ये करते नहीं हो, ऐसे सोचते नहीं हो। आई kept silence on that. 5 to 7 minutes I was silent. I was never, एक शब्द मैंने नहीं बोला। मैं सिर्फ, मैंने बीच में बच्ची बोल रही थी ऐसे अनकंफर्टेबल हो रही है, मैंने बोला बेटा सुन लो पापा क्या बोल रहे हैं, तो वो सुने। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर सेइंग दैट कि बेटा ये सारी चीजें जो है ना वो आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ये बोलती है कि ये जो मुझे बोला गया है वो आपके माइंड को ब्लॉक करती है वो थिंकिंग, और उस समय जो कंसंट्रेशन आप जिस काम में, जिस असाइनमेंट में करना चाहते हो वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो। नाउ अभी आई एम कमिंग टू योर पॉइंट दैट के पेरेंट्स को उस समय बच्चे का काउंसलिंग हो गया, सारा चीज हो गया, बोथ हैड अप्रिशिएटेड, दोनों बाहर गए, उसका फादर वापस आता है मेरे पास विद इन 5 मिनट्स। ही कैम टू, सर मुझे एक तो बताइए, मैंने ये जो देखा आपका, मुझे बताइए मुझ में कुछ चेंज चाहिए क्या? मैंने कहा यही तो रियलाइजेशन हुआ आपको, मैं क्या बताऊं आपको कि क्या करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम हैप्पी दैट यू हैव कम बैक आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस थिंग कि आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है। नाउ यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि क्या आपको अपने आप में चेंज लानी है और किस तरह से उनको फ्रीडम देना है बच्चे को कि वो अपना कुछ कर सके। चलिए, एज ए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ओनर को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कॉर्पोरेट्स में तो काफ़ी एचआर के लोग होते हैं, जो सारा काम कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी और मध्यम वर्ग की ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उसमें ओनर ही सारा काम करता है या उसका मैनेजर करता है, जो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय होता है, ठीक है ना? तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए? क्योंकि उनका भी सबसे बड़ा दुखड़ा यही होता है, अच्छे आदमी नहीं मिलते। मेरा मानना ये होता है कि आदमी तो अच्छा ही होता है। आदमी तो अच्छा ही होता है। जब मैं मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप जब किसी भी इंसान, किसी को भी हायर करना चाहते हो, पहले उनकी पर्सनालिटी जानने की कोशिश करो, उसकी स्ट्रेंथ जानने की कोशिश करो, उसका एप्टीट्यूड जानने की कोशिश करो कि कहाँ पर उसका इंटरेस्ट है। अगर आप ये कर रहे होगे स्टार्टिंग में तो आपका एट्रिशन पे बहुत सारा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान आपके साथ लॉन्गेटिविटी में रहेगा, बिकॉज वो उसका एप्टीट्यूड आपके जॉब रोल के साथ मैच होगा और वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग तो आप देते ही रहते हो, लेकिन प्रॉपर बिहेवियरल ट्रेनिंग और कल्चरल ट्रेनिंग आपको देनी जरूरी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। वो ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन वो साइड में रखते हैं अपने टारगेट्स अचीव करने के पीछे, और वहां पर हमारी एडिशन होती है और उससे जो लॉसेस होते हैं वो हम कैलकुलेट नहीं करते। मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन एक इशू ये भी तो आता है कि उनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं हो कि कैसे एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, कैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाता है। यही तो चीज है सर। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि हम अभी ये ड्राइव चालू कर रहे हैं इंडिया में। अच्छा। इसका अवेयरनेस काफी अभी आने लगा है, अभी भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में, यूएस वगैरह में इसका बहुत डिमांड है। तो सर आप सेशन लेते हैं
जो SME ओनर्स के लिए, जिनको आप इसके बारे में समझाएं और उनको सिखाएं, क्योंकि हर जगह आप भी नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाए। ठीक है ना। तो अगर आप मतलब लक्ष्य के अंदर एक लक्ष्य बना ले, क्योंकि SME काफी बड़ा सेगमेंट है, बहुत राइट। और कहीं ना कहीं अभी तक ह्यूमन रिसोर्स को सेकेंडरी दर्जा दिया गया है। प्राइमरी दर्जा हमेशा या तो पैसे को मिला है, हम फाइनेंस को रिसोर्स मानते हैं, ठीक है ना, या प्लांट एंड मशीनरी और प्रोडक्ट को रिसोर्स मानते हैं। लेकिन ये नहीं कभी भी समझ पाए कि ये सारों को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, वो उसको हम इग्नोर करते हैं। और आप देखेंगे, मुझे भी ये मैंने देखा है कि 100 मेंबर कंपनी होती है, उसमें एक HR का आदमी, हाँ, ठीक है, और कंपनी स्टार्ट होने से पहले एक अकाउंट्स का आदमी, एक अकाउंट्स का। तो बड़ा ही डिस्पैरिटी है, क्लैरिटी नहीं है इस मामले में। तो लक्ष्य इस मामले में क्या कर सकता है, ये बताइए। Lakshya has initiated, because we are not very old, but we have started in 2020 only. So there are organizations whom I am supporting for setting up HR processes and systems and establishing that. Lot of retention schemes I am introducing in those organizations. वो तो जहाँ पे आप खुद एक करते हैं। मेरा ये कहने का मतलब, बड़े पैमाने पे आप SMEs को क्यों नहीं ट्रेन करते, ओनर्स को? बिल्कुल, आपने ऑब्जेक्टिव दे दिया मुझे। डेफिनेटली इस पे बहुत काम कर सकता हूँ, एंड आई विल कीप दैट इन माय ऑब्जेक्टिव लिस्ट, ऐड इनटू दैट। मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये SMEs है वो 90% इकोनॉमी के। एग्जैक्टली। और अगर वही बेचारे अगर गलतियां करेंगे तो इकोनॉमी इतनी फास्ट आगे नहीं बढ़ पाएगी। मगर यही स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ओनर्स अगर इसके बारे में जान जाते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स GDP तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये जानना बहुत जरूरी है, एंड इट इज मस्ट। करेक्ट। आई विल नॉट से नाइस टू हैव, बट इट इज मस्ट। जी, दे शुड लर्न दैट कि हाउ टू रिटेन टैलेंट विद देम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सर एक बात और भी है, हम ये देखते हैं प्रोफेशनल्स है ना, कंपनीज जंप करते हैं एक बहुत फास्ट। सेकंड थिंग वो ये भी करते हैं कि एक कंपनी से सारा प्रोसेस करवा के, इंटरव्यू करवा के, ये करवा के, ऑफर लेटर लेके, और फिर उसका दूसरी जगह नेगोशिएट करते हैं। हाँ, दूसरी जगह उसको ज्वाइन नहीं करते, दूसरी जगह नेगोशिएट करते हैं, नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट कि ये सारे प्रोसेस में कंपनी ने बहुत पैसा लगाया है। राइट। जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनका टाइम, ठीक है ना। फिर इंटरव्यू लेने का तो एक कैंडिडेट को अगर आप आधा घंटा करते हैं या 1 घंटा करते हैं, लेकिन उसके पहले की तैयारी, उसके बाद की तैयारी, फिर एनालिसिस, ठीक है ना, फिर आप मना कर देते हैं। और ये जितने भी लोग हैं ये हाईली पेड होते हैं जो ये सब कर रहे होते हैं, तो ये सारा जो खर्चा है ये शायद कई कैंडिडेट भी रियलाइज नहीं करते हैं, रियलाइज नहीं है उसको। तो उनको, क्योंकि उनका टारगेट यही रहता है सर हमेशा कि मुझे जो पैसा ज्यादा दे मैं वहां चला जाए। आपको नहीं लगता कि सर एक एम्प्लॉय है वो किसी कंपनी में अगर 4-5 साल टिक के काम कर जाए, ठीक है ना, तो उसका 5 साल के बाद में रेम्युनरेशन इतना ज्यादा हो जाएगा, शायद वो ये अगले 7-8 साल में अगर जंप करने पे भी जाएगा तो उसको उतना रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। दिस इज right question. I'll say that I would to share some examples with that. जी. Myself, I have spent 24 years with Reliance. I joined as an officer and had grown up to the assistant vice president in the Reliance itself. 24 years में क्या मैं बाहर जाता तो उससे ज्यादा मिलता? नहीं, क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं जो मेरे साथ ज्वाइन किया और छोड़ के चले गए। उनका ग्रोथ और मेरा ग्रोथ, इफ आई एम लुकिंग एट दैट, I have grown more, much more financially बोलिए या respectfully बोलिए, I have grown more intellectually बोलिए, I have learned many things, because अभी क्या होता है कि मैंने 2 साल निकाले इस कंपनी में, मैंने कुछ सीखा, लेकिन उसका रिपरकेशंस मैंने देखा ही नहीं, उससे पहले मैं निकल गया। उससे लर्निंग ही नहीं ली कि मैंने ये 4 चीजें की हैं, लेकिन लर्निंग लेने से पहले ही मैं निकल गया, तो मुझे क्या पता चलेगा? वहां जाके वापस से मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक और चीज हमने इंटरव्यू में लोगों को बोलते हुए देखा है कि सर जो मैंने सीखना था वो मैंने वहां पे सीख लिया। ये आजकल के यूथ का पैटर्न हो चुका है। मैंने सीख लिया, बस अब मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ और सीखूंगा। ये
लाइफ साइकिल है। आपको अगर कोई भी चीज आप इनिशिएट करते हो तो उसकी एंड तक जाओ, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर लर्निंग मिलेगा, प्रॉपर इंटेलेक्चुअल थिंग डेवलपमेंट मिलेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अभी मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कहाँ पर मुझे ठोकर मिलेगी। जब तक मैं वो पूरी दौड़ पूरी नहीं करता हूं तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। कहीं गड्ढे थे, मैं गिरते गिरते बचा, लेकिन कैसे बचा मैं, वो लर्निंग बहुत अच्छी है। तीसरा एक है सर, एक्साइटमेंट नहीं है उस कंपनी में, कोई चैलेंजेस ही नहीं है, कंपनी भी स्टैग्नेंट हो चुकी है। और ये वो बंदा बोलता है जो वहां पे आज 6-8 महीने काम 6-8 महीने काम किया, वही बंदा बोल सकता है सब, क्योंकि उनको वापस होती है कि मैं यहाँ पर बैठ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पसंद का वो काम नहीं है। वो अपने आप को, यही मैं अगेन मैं बोलूंगा कि पहले खुद को जानो कि क्या चाहिए आपको, उसके बाद जाओ। बहुत, मैं तो बोलता हूँ 90%, 95% इवन इनिशियली स्ट्रगल ही करते हैं कि मुझे किस तरह का जॉब चाहिए, मुझे किस तरह का कैरियर चाहिए। लेकिन वो जानने के लिए सिर्फ हार्डली 10% ऑफ पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड दैट मुझे क्या चाहिए। आज बच्चे सिर्फ ये चाहते हैं कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, मुझे अभी कमाना है, कहीं पर भी जॉब मिल जाए मैं कर लूंगा। मैं टैलेंट एक्विजिशंस करता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, अगर मुझे एमकॉम की भी आ जाती है एप्लीकेशन, बीकॉम की भी आ जाती है, सब आ जाती है, भाई मुझे सीए चाहिए, मुझे नहीं चाहिए एमकॉम और बीकॉम। आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं? मेरा भी टाइम जा रहा है, उसको देखूंगा, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फिल्टर आउट कर दूंगा। तो ये सारी चीजें तो आजकल के यूथ को है ही प्रॉब्लम। जब तक वो आप अपने आप को नहीं जानते तब तक आप अपना कैरियर नहीं बना सकते। 2 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा एक बार मुझे आके कहता है कि सर मेरा ग्रोथ नहीं है उस कंपनी में। तो मैंने पूछा क्यों, कैसे आप कहते हो? बोले जो मेरा बॉस है ना, जो मेरा बॉस उस डिपार्टमेंट का है, वो 10 साल से है और अभी भी वो यंग है। तो आई डोंट थिंक कि वो नहीं जब तक हटेगा तब तक मुझे ग्रोथ के चांसेस नहीं मिलेंगे। आपकी क्या टिप्पणी है इसके? क्या आपने उस बच्चे ने जिसने भी ऐसा बोला है, मैं ये बोलूंगा उस बच्चे को कि क्या अपने आप में स्ट्रेंथ सिर्फ यही है कि वर्टिकली ग्रो कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं कर सकते हो? कुछ और स्किल्स ले लो। अगर वो नहीं हट रहा है वहां से, दूसरा स्किल्स लेके वो दूसरी लाइन पकड़ना। क्यों अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस रखते नहीं? पर्सनालिटी ये नहीं बोलती है कि खाली यही कर सकते हो, पर्सनालिटी में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जी। आप अपनी पर्सनालिटी को जज करो, एप्टीट्यूड को जज करो, कैलिबर को जज करो, और देखो कि आप क्या कर सकते हो उसी ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरी एयरपोर्ट, मैं रिलायंस में कितने लोगों को, टेक्निकल लोगों को मैंने नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में शिफ्ट किए। अच्छा। क्योंकि उसका था कि मुझे नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं उस बच्चे में। उन्होंने बोला वो प्रोडक्शन में क्या कर रहा है मशीन्स के साथ, निकालो उसको, डालो परचेस में, डालो इसको सेल्स में, मार्केटिंग करने के लिए भेजो उसको। उसका टेक्निकल बैकग्राउंड है, वो मार्केटिंग बहुत अच्छी करेगा क्योंकि उसका स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। जी। व्हाई नॉट वी डू दैट? एक बार जॉब में आ जाने के बाद में फिर स्किल डेवलपमेंट में लोगों का रुझान नहीं रहता सर। सर रुझान नहीं रहता है, वो भी ये मैं बोलूंगा कि ये बच्चे जो है ना, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में तो सोचते हैं, वो जानना ही नहीं चाहते हैं कि मेरे लिए क्या है अवेलेबल है। उनको यहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन में भी आजकल, जैसे मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस की आपने बात की है, मैंने तुझे परचेस के लिए रिक्रूट किया है तो तू परचेस का ही काम कर, और कोई काम में ध्यान क्यों दे? लेकिन उस बच्चे का एक्चुअल एप्टीट्यूड क्या है, वो किसी और जगह भी मुझे काम लग सकता है कि नहीं, उसको वो अपॉर्चुनिटी दो। मैंने लॉजिस्टिक्स, परचेस, मैंने कॉमर्शियल, लीगल, ये डिपार्टमेंट्स के कुछ लड़के मैंने सिलेक्ट किए थे विद द डायरेक्शन ऑफ माय सीनियर्स, कि इन लोगों को मैं रोटेट करना चाहता। अच्छा। रोटेट करना चाहता हूं क्योंकि इनकी स्किल्स बाहर उभर के आनी चाहिए। देयर आर
फंक्शनल एरियाज में फंक्शनल एरियाज। हम्म, तो लॉजिस्टिक्स के थे, कमर्शियल के थे, कैश में कैश डीलिंग करने वाला था, सिक्योरिटी वाला था, उनके सब की मैंने एक अलग से पैकेज बनाया, मैंने लर्निंग पैकेज। अच्छा तो उनको उन सब डिपार्टमेंट्स में रोटेट किया और एक साल के अंदर ये टीम ऑफ 25 पीपल हैव गॉट ग्रोन। एंड उसके बाद मैंने हर 2 साल में उनको रोटेट किया। दे वर एंजॉयिंग देयर। एक और चीज जो नोटिस की गई है सर कि कंपनीज की भी गलतियां होती हैं जो अपने कोर वैल्यूज को नहीं स्टिक अराउंड करते, यू नो। यस। तो उस केस में भी जो जो एम्प्लॉयज हैं वो फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। तो एज एन एचआर व्हाट इज योर रिकमेंडेशन टू सच टाइप ऑफ कंपनीज, द बॉसेस पर से, चाहे प्रोफेशनल बॉस हो या ओनर बॉस हो? मैं यही एक चीज बोलना चाहूंगा उनको कि जहां पर आपको कैलिबर दिखता है उसमें आप जो वैल्यूज हैं आपकी कंपनीज की, जो आप फॉलो करना चाहते हैं, उन वैल्यूज की डायरेक्शन में आप लोगों को प्रमोट करिए और उनको उस बात पे ले जाइए। डोंट बी रिजिड दैट कि नहीं मुझे ऐसा ही करवाना है। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। किसी की भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। आजकल ये सर ट्रेंड चल चुका है ले ऑफ्स का। बड़ी बड़ी कंपनियां बंदों को हायर कर लेती हैं, फिर 6-8 महीने, साल 2 साल में एन मास ले ऑफ कर देती हैं। क्या मेंटेलिटी है लोगों की इसके मैं पीछे? ये कहना चाहूंगा कि ले ऑफ्स अभी इंडिया में नहीं है। इंडिया में तो नहीं है। बहुत है। अभी रिसेंटली एक एडटेक कंपनी ने अपने कितने सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया। ये सब फॉरेन के साथ है, यूएस के साथ हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, 2008 में रिसेशन आया था, राइट। 2008 में रिसेशन आया था जब हम डबल द कैपेसिटी प्लांट की कर रहे थे और वी हैड रिलीज्ड अराउंड 1200 ऑफर लेटर्स टू ग्रेजुएट इंजीनियर्स, hiring of graduate engineers. And at that time recession came and said that के no recruitment to be done. Even technician apprentices जो लीगल एक्ट हैं उसको भी अगर आपको रिक्रूट करना है तो चेयरमैन का अप्रूवल चाहिए। Then it was said that के we have released these offers, 1200 offers in the month of December, and they are supposed to come and join in June after completion of their engineering. And they said that कि ये कैसे करेंगे हम, how we are going to take this will impact a lot on the organization. It took 15 days to get response from chairman. He said that nothing doing, we have to respect our offer letter. Very nice. This is what is it today India. Okay. So आपका ये जो मैं ये कहना चाहूंगा गूगल या एनी ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ आजकल एक ये भी चला है कि मुझे रातों रात मिलेनियर बनना है, मुझे ग्रोथ इतना चाहिए और उसमें अंधाधुंध हम रिक्रूटमेंट कर देते हैं और उसके बाद देन जब हमें वो बिजनेस नहीं मिलता है। कितनी एजुकेशन फील्ड में भी कितनी ऐसी एजेंसीज आई, कंपनीज आई, दे हैव नॉट डन वेल बिकॉज प्रमोशंस पे इतना सारा चीज कर दिया, दे हैव नॉट फोकस्ड ऑन देयर कोर एरियाज, कोर स्ट्रेंथ्स, एंड दे फोकस ओनली ऑन के मुझे क्लाइंट मिल रहा है ना ले ले, मुझे क्लाइंट मिल रहा है ना ले ले, लेकिन उस क्लाइंट की वो कैपेसिटी है कि नहीं है वी हैव नॉट सीन। और उसके बाद फेल्यूर पे फेल्यूर, और ऐसी चीजों में ही ले ऑफ होते हैं सर। इंडिया इज अनदर पाथ वेयर वी आर गोइंग टू ग्रो इन कमिंग ईयर्स। लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड इज देयर एंड वी कैन ग्रो। मैनी पीपल आर कमिंग बैक टू इंडिया। व्हाई? पहले तो बहुत था ट्रेंड के यूएस जाना है, कनाडा जाना है, अभी स्लो हो गया है। अच्छा, चलते हुए फ्यूचर में एचआर में आप क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स, ताकि ह्यूमन रिसोर्स में जो लोग आना चाहते हैं उनको भी समझ में आए कि हमारे लिए क्या आगे। सो व्हाट ट्रेंड्स डू यू फोरकास्ट? ह्यूमन रिसोर्स में अभी जो है सिंपली फोकसिंग ऑन दैट कि मुझे
किससे क्या काम करवाना है और मुझे कितनी हायरिंग करनी है, उससे निकल के आपको ये जरूर देखना है कि मुझे क्या हायर करना है, क्या राइट सिलेक्शन में कर रहा हूं, क्या उसको मैं अपने कल्चर फिट देख रहा हूं। अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर फिट मैं नहीं देख पा रहा हूं, सिर्फ नंबर डोंट अचीव, फोकस ऑन दैट के कल्चरल फिट है कि नहीं है। वो कल्चर फिट नहीं है तो आपको डैमेज करेगा ये, आपका जो भी एफर्ट्स है वो जीरो डाउन हो जाएगा और वो कैंडिडेट 6 महीने में बोलेगा कि मैं जा रहा हूं, 1 साल में बोलेगा मैं जा रहा हूं। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड यू हैव टू not only focus on technical development of your people, it is more of cultural fit of people. करेक्ट सर। एक और कंफ्यूजन है जो मैं आपसे बात करूंगा ताकि लोगों को समझ में आए कि एक एम्प्लॉय आता है, वो उसके अपनी एक कोर वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना, और एक ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज होती हैं, और दोनों में काफी अंतर है। थोड़ी बहुत समानता है लेकिन काफी हद तक अंतर है। क्या करना चाहिए हमें? नहीं हायर करना चाहिए ऐसे बंदे, नहीं करना चाहिए। Okay. क्योंकि अगर वो आपकी कोर वैल्यूज को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, व्हाई यू वांट टू हायर दैट? शायद रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन कोर वैल्यूज तो इसकी भी सही है, बंदे की सही है तो सही ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करो। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, सो बोथ दैट के राइट मैच हैज टू बी देयर। ओके, राइट मैच हैज टू बी देयर। मुझे परचेज का आदमी चाहिए और मैं मार्केटिंग का मेंटालिटी वाला आदमी सिलेक्ट कर रहा हूं तो परचेज में नहीं करेगा वो। मैं बोलूंगा वो मार्केटिंग कर सकता है तो परचेज भी कर सकता है। नहीं सर, वो नेगोशिएशन स्किल्स चाहिए, वहां पर कन्विंसिंग स्किल्स चाहिए। ठीक है सुरेश सर, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। हम धीरे धीरे पॉडकास्ट के एंड में आ रहे हैं। हाँ। 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि आपके सुरेश सर के लिए जो भी क्वेश्चंस है आप हमें भेजिएगा और हम उनसे जवाब लेंगे और आपको उनका जवाब भिजवा देंगे। सेकेंडली, सुरेश सर से आप किस और टॉपिक पे बात करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे या सुनना चाहेंगे, इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। बड़े ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं, इतने साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो हम क्यों ना हम इनके उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट लिया जाए। ठीक है सर, तो हम आपसे काफ़ी सारे 1-2 सेशन और भी करेंगे बाद में, जैसे ही ऑडियंस बोलती है कि उनको किस टॉपिक पे इंटरेस्ट है। अच्छा, लक्ष्य का मेजर ऑब्जेक्टिव फ्यूचर का क्या है, ये बताइए सर। मेजर ऑब्जेक्टिव है कि यूथ को मैं सही डायरेक्शन दे पाऊं जी, मैं अपनी टीम को डेवलप करके उनको मैं उस राह पे ले जाऊं और इंडस्ट्रीज को मैं सपोर्ट कर सकूं टू सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ओके, थ्रू साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। वाह, काफी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव अचीव करने की तमन्ना भी है। नहीं, और हो भी जाएगा जब आपने सेट कर दिया और फिर आपकी तमन्ना भी है तो आई एम श्योर कि वो पूरा हो जाता है, क्योंकि जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। एक सिंगल स्टेप से स्टार्ट होती है। चलिए, बड़ा अच्छा है सर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं स्कूप। स्कूप का मतलब होता है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हर इंसान कहीं ना कहीं अपने जहन में एक ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी लेके चलता है और एक बार डिसाइड करता है कि बहुत हो चुका, अब मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, और तब वो अपना एक सक्सेस कोड बना देता है। उस सक्सेस कोड के साथ साथ वो चलता है और फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे सुरेश सर का सक्सेस कोड क्या है। बी विथ पीपल, फॉर पीपल एंड ग्रो पीपल टुगेदर। ओके, वेरी नाइस। तो आपने तो बिल्कुल अपना जो ह्यूमन रिसोर्स वाला है उसी सब्जेक्ट को आपने अपना स्कूप बना दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। एक बात मेरे जहन में पूरी जर्नी में आपके साथ, ये 1-1.25 घंटे की जर्नी में मेरे जहन में आती रही, कौन आपके मेंटर रह चुके हैं? मेरे लाइफ के 2 मेंटर्स हैं मेजर। अच्छा और थर्ड भी है जो मेरे कैरियर के प्रोफेशन है जी। फर्स्ट मेंटर मैं डेफिनेटली अपना गुरु भी मानता हूँ, मेरे पिता हैं। अच्छा। श्री सुदामल लछवानी। अच्छा जी। जिन्होंने, मैं जब छोटा था तब उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी थी कि यू हैव टू ग्रो एंड सीखना कभी बंद मत करो। अच्छा। लाइफ की लास्ट घड़ी तक आपको सीखना ही है। कभी ये मत बोलना कि मैं तो परिपूर्ण हूँ।
ओह वाह, बहुत बड़ी बात है। कभी ये जिंदगी में मत भूलना, जब तक आप बिस्तर पे भी हो जा रहे हो तब भी आपको सीखना जरूरी है। और दूसरे मेरे गुरु जिन्होंने मुझे काउंसलर बनाया है, अच्छा। दैट इज डॉक्टर मारियो जेवियर। हाँ जी। उन्होंने मुझे एक एक स्टेप उंगली पकड़ के सिखाया है वाह। कि कौन से पैरामीटर्स का क्या जजमेंट हो सकता है, कौन से पर्सनालिटी का, कौन से बिहेवियर का क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कौन से एप्टीट्यूड में हाई होने से किस तरह की कैपेबिलिटीज एनालाइज कर सकते हैं। वो सारा चीज उन्होंने मुझे 4 साल में कंटिन्यूअसली मुझे शिक्षा देते रहे और मैं उससे सीखा। अच्छा। और अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूं तो मेरे 2 गुरु रहे हैं प्रोफेशन में। दैट इज वन इज मिस्टर HS कोहली। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है, जिन्होंने मुझे हर राह पे हमेशा इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर रखा था कि अगर सुरेश ने ये किया है तो परफेक्ट है। और उन्होंने काफी बार मुझे स्क्रॉल भी किया, ये क्या कर रहा है, ये मैन पावर प्लानिंग इंडस्ट्रीज में वर्क मोशन स्टडीज, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, क्या होता है, वो उन्होंने मुझे सिखाया। ओके। इंडस्ट्रीज में कैसे मैन पावर को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके, वो उन्होंने मुझे सिखाया। ओके। मुझे सिखाया कैसे आपको कॉन्शियस रहना है कहीं पर भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। दैट इज मिस्टर हेमंत देसाई। अच्छा। he was a corporate he is a corporate head, commercial head अच्छा। in the Reliance Industries। ओह इन्होंने मुझे सिखाया कैसे आपको ग्रो करना है, कहां पर आपकी स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो और आगे बढ़ो। तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है मेंटर्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और उनको दोनों तरफ से काम करना पड़ता है। उनको एक तो आपको मोटिवेट भी रखना होता है और आपकी गलतियां क्लियरली बताई भी जाती हैं। अगर एक ही चीज आपने की, खाली गलतियां ही बताते रहे तो डिमोरलाइज हो जाता है इंसान। अगर आपको खाली सक्सेस ही बताया गया, अच्छी बातें ही बताई गई, तो वो भी नहीं चलता है कि क्योंकि मैं मैं हो जाता हूँ। मैं हो जाता हूँ, मैं हो जाता हूँ, तो वो चीज भी नहीं करनी चाहिए। और मेंटरशिप इसी तरह से। तो आप क्या सजेशन देते हैं, हर प्रोफेशनल को मेंटर्स होना चाहिए? यू हैव टू लिव विद एग्जाम्पल सर। लीडर वही होता है जो खुद एग्जाम्पल्स क्रिएट करता है। ओके। मैंने किस तरह से वो सक्सेस लिया है, लोगों को क्लियरली दिखना चाहिए कि ये लीडर तो ये। तो दूसरा कि क्या प्रोफेशनल्स जो हैं, जो आज की तारीख में जो बच्चे हैं, मतलब 5-6 साल अपने प्रोफेशन में आ चुके हैं, उनको मेंटोर रखना चाहिए, उन्हें मेंटोर लेना चाहिए? मेंटर लेना, मैं ये नहीं करूँगा मेंटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि किसी को गुरु तो मानना चाहिए। और उसकी डायरेक्शन जिसका भी आपको लगता है कि वो आपके साथ ट्यून अप है, उनके पथ चिन्ह पे आप जितना चल सको उतना चलो। ठीक है। सुरेश सर, काफ़ी सारे आपने मेंटोर्स के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। आई एम श्योर आपने भी खुद अपने आप से भी कुछ स्किल डेवलप किया होगा, कुछ स्टडी किया होगा, काफ़ी एक्स्ट्रा स्टडी किया होगा, रीडिंग किया होगा। कुछ आप HR प्रोफेशनल्स को कोई बुक बता सकते हैं जो उनको पढ़नी चाहिए ताकि उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाए उससे? कुछ एक बुक्स अगर आप रिकमेंड कर सकते हैं। बुक्स तो वैसे काफ़ी हैं, लेकिन मैं एक 2-3 बुक्स हैं जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ जी, जी। आज भी। और मैंने जब मैंने करियर शुरू किया था तब मैंने वो बुक्स पढ़ी हुई थी और मैं रिपीटेडली पढ़ता भी हूँ। दैट इज आई एम ओके, यू आर ओके। अच्छा। जब तक आप ये नहीं अपने आप को सिखाते हो, एक बुक है आई एम ओके यू आर नॉट, यू आर ओके। कभी भी ये मत बोलो कि आई एम ओके यू आर नॉट ओके। अगर ये बोलना जब शुरू कर दिया देन मैं उसमें आ जाता है गया। दूसरा है स्टेइंग ओके। अच्छा। पढ़ो इस बुक को। फिर है गेम्स पीपल प्ले। अच्छा। यू हैव टू लर्न, यू आई एम नॉट सेइंग दैट कि यू हैव टू लर्न हाउ टू प्ले गेम्स हाँ। इन But you should know. यू शुड नो कि आपके साथ कोई प्ले ना करे। हाँ। क्योंकि ये वर्ल्ड ऐसा है सर
ये कौन कब कहाँ पर किस मोड़ पे मिल जाए आपको पता नहीं है। आप किसी और के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को बचा अपने सकते। आप को बचाने की। तो तीन बुक्स आपने बताए, आई एम ओके, यू आर ओके, देन स्टे ओके, स्टे ओके एंड देन थर्ड इज गेम्स पीपल प्ले। गेम्स। ओके, वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, जरूर पढ़िए तीनों बुक्स, अगर सर ने बताई हैं तो आई एम श्योर बड़ी नॉलेजेबल बुक्स होंगी, एंड डेफिनेटली बुक्स पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही। ठीक है, चलिए सर, हम आप बिल्कुल हमारे उस पर आ रहे हैं। दो चीज़ें रह गई एंड में। एक, हम हर गेस्ट से एक प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट कराते हैं कि उसे नेक्स्ट 1-2 साल में 1-2 बच्चों को अपने विंग्स के अंडर लेके उनको मेंटोर करना चाहिए। तो ये प्रॉमिस हम आपसे भी एक्सट्रैक्ट करवाना चाहेंगे। जरूर सर, आई डेफिनेटली, एंड एक दो बच्चे क्यों, मैं ज्यादा करूंगा। सो फ्रेंड्स, जो प्रोफेशन ही ऐसा है। जी फ्रेंड्स, जो बच्चे एचआर में जाना चाहते हैं, उनको अपना करियर एचआर में बनाना है, प्लीज गेट इन टच विद सर, एंड आई एम श्योर ही विल बेसिकली बी ए गुड मेंटोर फॉर यू। ठीक है ना? और लास्ट है सर, आई विल गिव यू अ मिनट टू डायरेक्टली टॉक टू द ऑडियंस। हमारी ऑडियंस से आप डायरेक्टली मुखातिब हो सकते हैं, उनसे जो कहना चाहें आप कह सकते हैं, प्लीज। मैं पहले तो सब पेरेंट्स के और टीचर्स के साथ बात करना चाहूँगा। मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे आप अपने एक्सपीरियंस और अपने एक्सपोजर के मुताबिक आप सजेशन दीजिए, बट डोंट फोर्स देम टू बी ऑन दैट पाथ, एंड डू अंडरस्टैंड दैट कि आपका बच्चा क्या चाहता है। बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की वजह से वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनको बोलने दीजिए। आप अगर नहीं बोलने देंगे तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप जो भी एडवाइस देंगे, सजेशंस देंगे, वो बच्चों के फेवर में नहीं होगी, ये इम्पॉसिबल है। वो बच्चों के फेवर में होगी। ओनली थिंग इज दैट कि वो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर होगी, लेकिन बच्चे के अंदर के ख्वाहिश क्या है, क्या इंट्यूशंस हैं, क्या वो करना चाहता है, वो उनको खुल के करने दीजिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। ये पेरेंट्स और टीचर्स के लिए मेरा मैसेज है। और मैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, स्पेशली मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बोलूँगा कि अगर आपका एट्रिशन हाई है तो प्लीज़ लुक इन दैट, डायग्नोस करिए कि क्यों लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। क्या आपने सही इंसान को सिलेक्ट किया था आपके ऑर्गेनाइजेशन में? प्लीज़ प्रॉपरली evaluate their behavior, their capabilities and other things before you issue an offer letter. We at Lakshya, we are there to support you to identify the right person for the right job. Thank you. गुड, वेरी नाइस। और एक मैसेज प्रोफेशनल बच्चों के लिए जो अपने करियर स्टार्ट करने वाले हैं या करना चाहते हैं। बच्चे जो भी इस करियर स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि बिफोर यू अप्लाई for any job or any profession, if you get into that, whether it is your services or whether your business, please understand yourself, क्या वो आपके पर्सनालिटी के साथ मैच करता है या नहीं करता है, आपके टेम्परामेंट्स के साथ, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ मैच करता है कि नहीं करता है। बिफोर डूइंग दैट, डू नॉट गेट इन टू दैट, अदरवाइज यू विल बी फाइंडिंग दैट के 6-8 महीने में यू लूज योर इंटरेस्ट और स्टार्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेज दैट कि वो कंपनी बराबर नहीं है, वो ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, SWOT analysis, understand your strengths, weaknesses, opportunities and other things, then take it forward. ठीक है सर। और लास्टली, उन प्रोफेशनल्स के लिए जिन्होंने 3 से 5 साल ऑलरेडी प्रोफेशन में गुजार चुके हैं, उनके लिए क्या सजेशन है आपका? जो 3 और 5 साल के बच्चे हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं, तो मैं तो पहले सैल्यूट करूंगा, 3 साल आप रह गए हो। क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि हर 2 साल में और 1 साल में, इवन 6 महीने में लोग चेंज करते हैं, बिकॉज दे डोंट नो दैट कि मैं राइट करियर में हूँ या नहीं हूँ। एक दूसरा ये कि 2 या 3 साल में यू कैनॉट लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। You have to see the results, whatever you have put in efforts, you have to see and experience those results. It is not that within 2-3 years you can earn that, but you feel that कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया और मैं किसी और जगह जा रहा हूँ। Don't be in hurry,
it will impact on your career and you will find that कि मैं अब क्या करूं, मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर दिया, within 5 to 7 years you will be finding that you are stagnant. Please don't do this. ठीक है। चलो सुरेश सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और आपने समय निकाला, सबको काफी अच्छा गाइडेंस दिया। हम चाहेंगे कि हम आपको बार बार बुलाएं अरे और सर। आपसे बातें करें, क्योंकि यूथ के लिए मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है। तो मुझे आप जैसे जो महानुभव हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, उनको उनसे अगर बात करते हैं और उस बात से अगर हम थोड़ी सी लाइफ्स को भी टच कर जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए। इसी के साथ मैं आपका खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ। Thank you very much, sir. माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। डिसरप्टर्स आपका आभारी रहेगा कि आपने इतना अच्छा समय दिया और इतनी अच्छी क्वालिटी बात की। थैंक्स अ लॉट। I will also say thanks to you that you have given this opportunity to talk about on various parameters the systematic way. And this podcast, I'll say that this is not the first, but it cannot be a last. जी, थैंक यू। And there are many more such kind of issues and such kind of I'll say that challenges are there in life which we need to diagnose and understand. I will be looking at you people to support me in that. श्योर, एनी टाइम, I promise।